नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू कॉलेज लर्नर्स। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी को मैं इस सीरीज़ में कराऊंगी, जितने भी यूनिट्स होंगे। और ये आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट है DSC 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं लाई हूँ विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन इकाई 2। आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। बस इतना पढ़ लो, एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। और ये सेमेस्टर 4th का है, ध्यान से सुन लीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट विकेंद्रीकरण का अर्थ और अवधारणाएं, विकेंद्रीकरण का महत्व, विकेंद्रीकरण के अंतर प्रकार, ग्रामीण और शहरी। आई होप आप लोग इससे पहले विकेंद्रीकरण के बारे में ज़रूर सुने होंगे क्योंकि सब लोग भाई 11th-12th करके ही आए हैं यहाँ तक, है ना। और जो विकेंद्रीकरण के ग्रामीण और शहरी जो भी संस्था का संचालन करने का तरीका जो था आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण का अर्थ और अवधारणाएं, ठीक है। ये वीडियो कहाँ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले हम विकेंद्रीकरण का अर्थ और अवधारणाएं जान लेते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकरण से वैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि विकेंद्रीकरण का मीनिंग क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, वैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे सत्ता का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता यानी कि शक्तियों का बंटवारा जब कर दिया जाता है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण जब हो जाता है जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को निचले स्तर, दिखाई नहीं दे रहा होगा, निचले स्तर जैसे कि जिलों, ब्लॉकों और गांव में विकेंद्रित किया जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। आप लोग इससे समझ गए होंगे। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य योजना, निर्णय लेने या प्रशासनिक अधिकार को केंद्र सरकार से उसके क्षेत्रीय संगठन, प्रशासनिक इकाइयों, अर्ध स्वायत्त और देहाती संगठनों, स्थानीय सरकार या गैर संगठन को हस्तांतरित करना, ठीक है। जब यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति, प्रशासनिक अधिकार हो गए, क्षेत्रीय संगठन हो गए, है ना, और इनके जिम्मेदारियाँ हो गई, जब इसको हम उचले स्तर से निचले स्तर में बंटवारा कर देते हैं तो इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है और अवधारणाएं क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिए, जब उच्चले स्तर की शक्तियों को, निर्णय को, जिम्मेदारियों को, भागीदारियों को हम निचले स्तर के शासन पर बंटवारा कर देते हैं तो उन्हें विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण की विभिन्न परिभाषाएं। कुछ पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में लिखने के लिए और मार्क्स को गेन करने के लिए उसमें ये डेफिनेशंस हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है हमारा डेफिनेशन, LD वाइट, इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, सरकार के निचले स्तर में उच्च स्तर तक प्रशासनिक प्राधिकरण की शक्तियों के हस्तांतरण को विकेंद्रीकरण कहा जाता है और इसमें विकेंद्रीकरण समाहित होता है, ठीक है। पहला डेफिनेशन ये था। दूसरा है ये, इसको हम साइड कर देते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखिए, दूसरा डेफिनेशन है कि स्लाइड चेंज हो गया, बैक, हाँ। हम यहाँ है, दूसरा डेफिनेशन है हमारा
पी स्ट्रॉन्ग, इन्होंने कहा है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है कार्यों और गतिविधियों के समूह का अपेक्षाकृत स्वायत्त इकाइयों में विभाजन, उनके संचालन के लिए समग्र अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ कैक्टिक यूनिट के समय को सौंपना। सो इन्होंने डेफिनेशन दी है विकेंद्रीकरण की। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विकेंद्रीकरण के लक्षण क्या हैं? ठीक है, सो मैंने आप सभी के जो भी बुक्स मिली हैं ड्यू सोल की, वहीं से ये कटिंग लिए थोड़ी सी समझाने के लिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण के लक्षण किसने दिए है? प्रकाश चंद्र के अनुसार, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। विकेंद्रीकरण यह एक दर्शन और संस्थागत तंत्र दोनों ही है जो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की दृष्टि से अपने पारंपरिक केंद्रों से दूर दराज के क्षेत्रों में सत्ता को विकेंद्रित करना चाहती है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए पूरा खुले रूप से बता रहा है कि ये एक दर्शन और संस्थागत तंत्र दोनों ही है जो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए दृष्टि से पारंपरिक जो भी केंद्र हैं उनको दूर दराज के क्षेत्रों में सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहती है। ठीक है, स्वायत्तता विकेंद्रीकरण की प्रकृति को मापने के लिए विकेंद्रीकरण और मानदंड का भाग बनाती है। तीसरा है पॉइंट, विकेंद्रीकरण का कोई निश्चित वैचारिक अभ्यारण नहीं है। यह वास्तव में वाम और दक्षिण दोनों द्वारा अपने अपने पदों को सही ठहराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, विकेंद्रीकरण के लिए हाल ही के उत्साह को वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण के समर्थक सक्रिय रूप से विकास के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीयकरण की वकालत कर रहे हैं। सिंपल सा है कि जो विकेंद्रीकरण है केंद्र से परे नई संस्थागत स्थान बनाकर लोगों की भागीदारी को सुगम बनाता है और इस प्रकार लोगों को और गहरा करना सुनिश्चित करता है। यहाँ पर लोगों की जो भी शक्तियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी भावना को पैदा करता है, एक जिम्मेदार इंसान बनाता है और एक जिम्मेदार स्थानीय स्वशासन को संचालित करने की वकालत करता है हमारा विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसीलिए विकेंद्रीकरण का मूल विचार निर्णय लेने के अधिकार को संगठनों में निचले स्तरों के साथ साझा करना है, जिससे उनकी दक्षता, प्रभावशीलता और प्रतिक्रिया में सुधार होता है। समझे कि विकेंद्रीकरण एक्चुअल में है क्या और ये क्या चाहता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं। फोकस किया गया है कि जो भी स्थानीय शासन है, प्रशासन है, वो क्या हो सके, सशक्त बन सके, शक्ति का प्रयोग कर सके, उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना आ सके, वो निर्णय ले सके। ठीक है, अपने स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण कर सके, उनकी जो भी दक्षता है वो बढ़ सके, उनकी प्रभावशीलता बढ़ सके और प्रतिक्रिया में सुधार हो सके। सो ये है विकेंद्रीकरण के लक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विकेंद्रीकरण के हमने अर्थ और परिभाषा को जान लिया, इनके डेफिनेशंस भी देख लिए और विकेंद्रीकरण के लक्षण को भी हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि विकेंद्रीकरण का आखिर महत्व क्या है। सो लेट्स विकेंद्रीकरण का महत्व। अब देखिए पहला पॉइंट है इसमें कि विकेंद्रीकरण लोगों की भागीदारी और शासन पर नियंत्रण के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त करना सुनिश्चित करता है ना। फोकस कहाँ किया गया है, लोकतंत्र को सशक्त किया जा सके। दूसरा, अधिक संरचनात्मक, नवीन और लचीले प्रशासन की ओर ले जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण जो है ये अधिक संरचनात्मक की तरफ, नई और संगठन और लचीले, यानी कि प्रशासन में लचीलापन लाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा योजना की कम लागत को दर्शाता है। चौथा, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। पांचवा, सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करता है। सो ये है विकेंद्रीकरण का महत्व। आप वैसे अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले समझाया कि विकेंद्रीकरण आखिर किस चीज़ पे फोकस करता है। जो कि स्थानीय प्रशासन है उनको सशक्त करना।
ठीक है, ये भी आप महत्व में डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं लोकतंत्र को सशक्त करना। तीसरा, ये क्या करता है विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करता है। दूसरा, ये लचीलापन होता है और संरचनात्मकता होता है इनमें, ठीक है, कम लागत को दर्शाता है। इस तरीके से आप विकेंद्रीकरण के महत्व को बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 नंबर में आता है तो 10 पॉइंट तो लिखना ज़रूरी है ना। अगर आप 20 नंबर का आ गया सपोज़, उसमें आप डेफिनेशन लिख देंगे, है ना, अर्थ लिख देंगे, उनकी अवधारणाएं लिख देंगे, विकेंद्रीकरण के लक्षण लिख देंगे, फिर महत्व को थोड़ा डिफाइंड करके लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कि विकेंद्रीकरण के कितने प्रकार हैं। सो हम यहाँ पे 4 प्रकार की विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन हाईलाइट की हूँ पॉइंट्स को, इसको मैं अभी अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर कि ये सिर्फ एक वीडियो में आप लोगों को यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं ये अपना PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप उसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए और PDF को फ्री में लीजिए और पढ़िए, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो में समझ लीजिए और थोड़ा रिवीजन के लिए आप PDF को स्वयं सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल है कॉलेज लर्नर्स, सेम जो यूट्यूब पे नाम है वही टेलीग्राम पे भी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। यहाँ पे अब गलती से केंद्रीकरण लिख दिया है, ठीक है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण। सो समझते हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण एक्चुअली में होता क्या है। सो राजनीतिक विकेंद्रीकरण तब होता है जब निर्णय लेने की शक्ति को उच्च स्तर के राजनीतिक प्राधिकरण या सरकार के निचले स्तर पर स्थानांतरीकरण कर दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब उच्च स्तर के जो भी शक्तियां होती हैं, उच्च स्तर में क्या आएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, तो इनकी जो भी शक्तियां होती हैं राजनीतिक प्राधिकरण या सरकार के निचले स्तर पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण तब होता है जब निर्णय लेने की शक्तियों को उच्च स्तर के सरकार से निचले स्तर के स्थानीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको चलाने में, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसका पहले अर्थ समझेंगे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ है राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियों और कार्यों का संगठन के भीतर अपनी अधीनस्थ इकाइयों को प्रत्यायोजन, जो या तो क्षेत्रीय या कार्यात्मक हो सकता है। ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, यानी कि जो भी इकाइयां हैं, शक्तियां हैं और कार्य हैं, उनका जो संगठन है उसको अपने ही अधीनस्थ इकाइयों के बीच में बंटवारा कर लेना, स्थानांतरित कर देना, ठीक है, ये कहलाता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है, थर्ड देखेंगे हम। वित्तीय विकेंद्रीकरण है हमारा इसका अर्थ समझेंगे। वित्तीय से आप समझ ही रहे हैं, यानी कि आर्थिक रूप से है ना, पैसों की लेन देन से है। तो इसमें क्या होता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण में शासन के निचले स्तरों के लिए वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण शामिल है, ठीक है। जो भी वित्तीय शक्ति होती हैं उसको हम क्या करते हैं, निचले स्तर पर उसका हस्तांतरण कर देते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निचले स्तर जो होती हैं उसको राजकोषीय विकेंद्रीकरण या अपनी प्रशासनिक इकाइयों के भीतर कर और राजस्व एकत्रित करने के तहत
उत्पन्न करने की शक्ति के साथ आश्वासना करने की आवश्यकता होती हैं, जहाँ पे ये अपने कर और राजस्व पर नियंत्रण कर सकें। ठीक है। और वित्तीय विकेंद्रीकरण धन के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर होने के बजाय वो क्या करे, उत्पन्न आय के साथ इकाइयों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं और कुछ उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जब हम वित्तीय विकेंद्रीकरण कर देंगे तो जो भी हमारे स्थानीय प्रशासन होगी वो वित्तीय के लिए, है ना, यानी कि धन के लिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निर्भर ना होकर वो खुद अपनी आय को उत्पन्न करे और वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को, कुछ उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सके। सो ये है हमारा वित्तीय विकेंद्रीकरण। ठीक है। चौथा देखेंगे कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। कार्यात्मक से भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कार्य प्रणाली, यानी कि जो भी कार्य हैं, शक्तियाँ, उससे रिलेटेड यहाँ पे विकेंद्रीकरण के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो कार्यात्मक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि केंद्र या राज्य सरकार से स्थानीय निकायों का कार्यों के हस्तांतरण से है, ताकि वे सौंपे गए कार्यों और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें। ठीक है। जिसमें देखें, उदाहरण के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य और शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपती हैं। ठीक है। देखो कितने सौंपती हैं, जो हमारी 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था, उसको 29 कार्य, और जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उसको 18 कार्य। ठीक है। ये हमारा हो गया सिटी वाला। ठीक है। और ये हमारा विलेज वाला, ग्रामीण हो गया। ठीक है। तो इनको कितने कितने कार्य दिए गए हैं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत जो स्थानीय सरकार है उसको 29 कार्य, और जो स्थानीय सरकार में ग्रामीण को 29 और शहरी को 18 कार्य सौंपी गई हैं। ठीक है। यहाँ पे यानी कि कार्यों का जो है विभाजन किया गया है, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। सो इसी को कहते हैं हम कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। यहाँ तक समझ में आ गया? विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकार हमने समझ लिए। ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, दूसरा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तीसरा वित्तीय विकेंद्रीकरण, और चौथा कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। और हमने सभी के बारे में अच्छे से समझा, पॉइंट्स में समझा। ठीक है। सो आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके महत्व क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। हमने 6 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम चलते हैं भारत में विकेंद्रीकरण का महत्व जानने के लिए, और भारत में विकेंद्रीकरण एक्चुअल में कैसे काम करता है, कैसे है, उसको समझने के लिए। सो लेट्स नेक्स्ट स्लाइड। भारत में विकेंद्रीकरण। अब समझिए यहाँ पे, जब केंद्र सरकार और शासन की इकाइयों के मध्य शक्ति, कार्य या उत्तरदायित्व साझा किए जाते हैं तो हम इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, या केंद्र सरकार और ले लो निचला स्तर, इन दोनों के बीच में जब इनके शक्तियों को, इनको कार्यों को, इनके उत्तरदायित्वों को जब विभाजन कर दिया जाता है, विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है, तो इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कब आया था? 1992 में भारत के संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था। ठीक है। सो भारत के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्रामीण, और भारत के 74वें संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय स्वशासन शहरी। भारत में विकेंद्रीकरण इस प्रकार से शासन को विकेंद्रीकृत किया गया था। और स्क्रीन पे ध्यान मत दो, जो भी है। ठीक है। सो पढ़ाई पे ध्यान देना है हमें। तो भारत में विकेंद्रीकरण को हमने समझ लिया
कि दो प्रकार से मतलब निचले स्तर पर सरकार को बनाई गई स्थानीय स्वशासन जो करेगा ग्रामीण स्तर पर, वो 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1992 में, और स्थानीय स्वशासन शहरी 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में किया गया था। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे आप समझेंगे दोनों में अंतर। ठीक है, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्वशासन शहरी स्तर पर। ठीक है, किस प्रकार से इन लोगों को डिवाइड किया गया है और किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन अपना कार्य अपने अपने स्तर पर करती हैं। ठीक है, सो पहले देखिए त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कि भारत में विकेंद्रीकरण जो है वो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, जो कि भारत के संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया है। सो त्रिस्तरीय प्रणाली जो है, पहले हम देखेंगे इस तरफ स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। पहला जो है यहाँ पर जिला परिषद, ठीक है, जिला स्तर पर ये एक स्थानीय स्वशासन बनाया गया है। दूसरा है पंचायती समिति, जो वो होगी ब्लॉक स्तर पर होगी। तीसरा है हमारा ग्राम पंचायत, यानी कि ये ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर होगा। तो इस प्रकार से भारत में विकेंद्रीकरण जो है वो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय स्वशासन प्रणाली को बनाया गया है। इस तरीके से ढांचा तैयार किया गया है और फिर इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ देखेंगे स्थानीय स्वशासन शहरी। ठीक है, नगर निगम जिला स्तर पर होगा पहला, इस शहरी क्षेत्र की बात की जा रही है। दूसरा जो है वो नगर पालिका परिषद, ये किस पे होगा ब्लॉक स्तर पर। और तीसरा जो है हमारा नगर पंचायत, ये किस पे होगा ग्राम स्तर पर। तो इस प्रकार से जो हमारे विकेंद्रीकरण है भारत में, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी, उनको त्रिस्तरीय संरचना प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। जैसे आप लोगों को पूछे स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर बताइए, तो इस प्रकार से आप ये ढांचा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि दोनों स्थानीय सरकारी समान विशेषताएं साझा करती हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, किस प्रकार से ये अपनी विशेषताएं समान रूप से साझा करती है, उसके बारे में देखेंगे। सो पहला है ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर त्रिस्तरीय शासन संरचना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना, देखो ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर क्या है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। नहीं हो रहा, मैंने पहले बता दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो पहला हो गया। दूसरा, संवैधानिक रूप से स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव करना व अनिवार्य बनाना है। ठीक है, नियमित रूप से यहाँ पे क्या होंगे, चुनाव होंगे। जैसे कि पहले सरकार बैठी है वो 5 साल तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो जैसे ही सरकार की जो भी है समय समाप्त होता है तो यह अधिकार है और अनिवार्य है कि चुनाव करके फिर दूसरी सरकार को बिठानी है। ठीक है, तीसरा, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुपालिक आरक्षण भी प्रदान करना अनिवार्य है। ये दोनों सरकारों में होता है। जो हमने ग्रामीण और शहरी स्तर पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के बारे में, शासन संरचना के बारे में पढ़ा, वो दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं और दोनों ही स्तर पर ये चीज़ें लागू होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चौथा है हमारा पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका, इनका जब चुनाव होगा तो राज्य सुरक्षा आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, पांचवा, वित्तीय विकेंद्रीकरण का पालन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करती हैं। छठा, भारत के संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची
अनुसूचियां आदि के तहत विभिन्न कार्यों को सौंपकर कार्यात्मक विकेंद्रीकरण प्रशासनिक किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों स्थानीय सरकार समान विशेषताएं साझा करती हैं। कौन कौन सी हैं वो दोनों? तो ये हैं स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना प्रणाली आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और दोनों के बीच में समान रूप के कार्य क्या हैं और किस तरीके से ये दोनों ही समान रूप से विशेषताएं साझा करती हैं, हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा ये पूरा समाप्त हो गया कि विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण की अर्थ और परिभाषा, अवधारणाएं, विकेंद्रीकरण के लक्षण, विकेंद्रीकरण के महत्व, विकेंद्रीकरण के प्रकार, भारत में विकेंद्रीकरण को किस प्रकार से डिवाइड किया गया था, दो पार्टों में, स्थानीय शासन ग्रामीण स्तर पर और स्थानीय शासन शहरी स्तर पर। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में क्या समान विशेषताएं हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा हटके इधर आएंगे कि कुछ समितियां थी, संगठन थे, जिन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इनको हक दिलाने का काम किया और इनके पक्ष में इनके जिम्मेदारियों और इनके कार्यों और इनकी शक्तियों के बारे में बात की है। तो उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि भारत में स्वशासन की व्यवस्था की संकल्पना वर्ष 1957 से 1986 तक 4 महत्वपूर्ण समितियों के गठन और प्रयास से हुई है। ठीक है, पहला था बलवंत राय मेहता समिति 1857, दूसरा अशोक मेहता समिति 1977 से 1978 के बीच में हुआ था, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। ये 4 समितियां थीं जिनके गठन और प्रयास से हमारे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और संकल्पना के बारे में इन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया और समझ लिया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इन समितियों के बारे में आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। वैसे मोटा मोटा मैं समझा देती हूँ कि एक मिनट, जो बलवंत राय मेहता समिति था वो किस चीज़ को सपोर्ट करता था? देखिए, पहला बता देती हूँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रत्यक्ष चुनाव, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद अप्रत्यक्ष चुनाव, इसके बारे में बलवंत राय मेहता समिति सपोर्ट करता है और इसने अपनी पॉइंट रखी थी 1857 में। ठीक है, कि ये स्थानीय शासन में होना चाहिए। दूसरा, जिला कलेक्टर जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तीसरा, इन निकायों को संसाधनों और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। जो भी स्थानीय स्तर पर स्वशासन है उनको क्या किया जाए? संसाधनों और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। तो इसने बात करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति क्या बात करती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये कहती है कि योजना, समन्वयन और संसाधन आवंटन की मूल इकाई जिला होने के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग किसने करी थी? अशोक मेहता समिति ने। और राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी बनाया जाए, पंचायत राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए, इसने अशोक मेहता समिति ने बात करी थी। जीवी के राव समिति 1985 में ये क्या बताते हैं कि जिला परिषद को प्रमुखता दी जाए और उस स्तर के सभी विकास कार्यक्रम को सौंप दी जाए। ठीक है, और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जो भी हैं जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए, सृजित यानी कि उत्पन्न किया जाए। जो भी है नियमित चुनाव होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में जो है LM सिंघवी समिति 1986 ये क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले और गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होगी। सो तीनों ने देखा जाए तो चारों ने
स्वशासन की शक्तियों के बारे में, इनकी मान्यताओं के बारे में, इनके चुनाव के बारे में, इनके संसाधनों और शक्तियों के बंटवारों के बारे में ही बात करी है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहीं पे हमारा यूनिट होता है समाप्त। सो यूनिट सेकंड आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो भी जिन बच्चों को नीड है ऐसे वीडियो की, है ना, नोट्स की, तो उनको मिल सके। और नोट्स के लिए फ्री नोट्स मैं अवेलेबल कराऊंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल है कॉलेज लर्नर्स, वहाँ पे मैं ये PDF शेयर कर देती हूँ। अभी आप जाकर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को देखिए, फिर पढ़िए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।